इमेजिन कीजिए अगर किसी देश के लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू अपना प्राइम मिनिस्टर चुने और कुछ ही महीनों में एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी सीक्रेटली उस गवर्नमेंट को गिरा दे। ना कोई ऑफिशियल वॉर, ना इन्वेजन, सिर्फ प्रोपेगेंडा, मीडिया मैनिपुलेशन, ब्राइबरी, स्ट्रीट प्रोटेस्ट और इंटेलिजेंस ऑपरेशन। और फिर उस देश की पॉलिटिक्स अगले 70 सालों के लिए कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये कोई हॉलीवुड मूवी लग रही होगी, लेकिन ये था 1953 का ईरान। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एजेक्स, एक कोवर्ट ऑपरेशन जिसे अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने मिलकर एग्जीक्यूट किया। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट, कई सालों तक अमेरिका ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन से अपना कनेक्शन डिनाई किया। लेकिन आखिरकार 19 अगस्त 2013 को, एग्जैक्टली 60 साल बाद, CIA ने पहली बार ऑफिशियली एडमिट किया कि 1953 में ईरान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में इसका डायरेक्ट रोल था। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ने कंफर्म किया कि ऑपरेशन को लीड कर रहे थे CIA के एक सीनियर ऑफिसर, कैरमिट रूजवेल्ट जूनियर। और इंटरेस्टिंगली, ये फॉर्मर US प्रेसिडेंट थियोडर रूजवेल्ट का ग्रैंडसन था। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका और ब्रिटेन को ईरान के प्राइम मिनिस्टर से इतनी प्रॉब्लम थी ही क्यों? क्या मोसाद्देक के कम्युनिस्ट था इसलिए, या वो एक डिक्टेटर बन रहा था या नहीं बन रहा था इसलिए, या फिर असली रीजन कुछ और था? तो कहानी स्टार्ट होती है 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से। उस वक्त ईरान, जिसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था, ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट नेशन था। लेकिन प्रैक्टिकली यूरोपियन पावर्स, जो कि कॉलोनाइजर्स थे, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक स्ट्रेटेजिक और वैल्यूएबल एसेट थी, जो थी ऑयल। 1908 में ईरान के साउथ वेस्ट रीजन में एक बड़े लेवल पर ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुए, और इसी डिस्कवरी ने ईरान की डेस्टिनी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दी। ब्रिटेन ने तुरंत एक कंपनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, यानी AIOC। और आज इसी कंपनी को BP, यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। पेपर पर एग्रीमेंट ईरान के साथ लीगल थे, या लीगल लगते थे, लेकिन रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट थी। ईरान की जमीन से ऑयल निकाला जा रहा था, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट्स ब्रिटेन की तरफ जा रहे थे। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक देश के नेचुरल रिसोर्सेस उसी देश के लोगों को बेनिफिट ही ना करें। आबादान रिफाइनरी, जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, ईरान की मिट्टी पर बनी। लेकिन रिफाइनरी के ब्रिटिश ऑफिसर्स एयर कंडीशनर बंगलोज में रहते थे, जबकि ईरानियन वर्कर्स एक्सट्रीमली पुअर कंडीशंस में काम करते थे। लो वेजेस, पुअर सैनिटेशन, नो प्रॉपर हेल्थ केयर, नो इक्वल राइट्स। ब्रिटिश एम्प्लॉयज और ईरानियन एम्प्लॉयज के बीच इतना बड़ा इकोनॉमिक गैप था कि रिजेंटमेंट नेचुरल ग्रो होना ही था। ईरानियन पब्लिक को लगा कि ऑयल तो उनका है, लेकिन पैसा लंदन की तरफ जा रहा है। और यही रिजेंटमेंट धीरे धीरे ईरान के नेशनलिज्म में कन्वर्ट होने लगा। इसी एनवायरनमेंट में मोहम्मद मोसाद्देक एक लीडर के रूप में इमर्ज हुआ। वेस्टर्न एजुकेटेड, लॉयर, पार्लियामेंटेरियन, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कमिटेड नेशनलिस्ट। ईरान में उसकी पॉपुलैरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। लोग उसे एक ईरान का एक रिप्रेजेंटेटिव और आम लोगों का मसीहा मानते थे। 1951 में मोसाद्देक प्राइम मिनिस्टर बने। पावर में आते ही उन्होंने कई सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऑर्गेनाइज किया, करप्शन को खत्म करने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत किया गया, और फिर एक सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जिसने उस समय की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन को हिला के रख दिया, ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन। मुसाद्दिक एंग्लो इंडियन ऑयल कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के सख्त खिलाफ थे। मुसाद्दिक ने ऑफिशियली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। ब्रिटिश कंपनी को ऑयल इंडस्ट्री से इफेक्टिवली बाहर कर दिया गया। ईरान के लिए ये एक नेशनल प्राइड था, लेकिन लंदन में सिनेरियो टोटली ऑपोजिट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्शन से टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का लॉस तो था नहीं, उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक
लॉस या कहें उससे भी कुछ ज़्यादा था, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ईरानियन ऑयल पर सीधे सीधे डिपेंडेंट था। ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन फाइनेंशियली वीक हो चुका था और ईरानियन ऑयल उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन था। इसलिए ब्रिटेन ने सबसे पहले डिप्लोमेसी ट्राई की कि किसी तरह मुसाद्दिक को मनाया जाए, नेगोशिएशन की गई, फिर प्रेशर डाला गया, वार्निंग्स दी गई, लेकिन मुसाद्दिक अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटे। फाइनली ब्रिटेन ने ईरानियन ऑयल का इंटरनेशनल बाइकआउट ऑर्गेनाइज किया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, रॉयल नेवी ने पर्शियन गल्फ में प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया, ईरान की इकोनॉमी को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ब्रिटेन खुद मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर सकता था। अब उसे एक पार्टनर की जरूरत थी और इवेंचुअली वो पार्टनर अमेरिका बना। शुरुआत में अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड तो था नहीं। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन डायरेक्ट तख्ता पलट या ईरान में कू करने के फेवर में भी नहीं थे। लेकिन कुछ सालों बाद वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स कंप्लीटली बदलती है। कोल्ड वॉर अपने एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था। अमेरिका को हर जगह सोवियत इन्फ्लुएंस नजर आने लगा और ब्रिटेन ने अमेरिका के इसी फियर का स्ट्रेटेजिकली यूज किया। उसने वॉशिंगटन को बार बार कन्विंस किया कि अगर मुसाद्दिक को नहीं हटाया गया तो ईरान कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, और अगर ईरान गया तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के हाथ से निकल सकता है। यानी नैरेटिव वॉरफेयर का पूरा यूज किया गया और यही नैरेटिव ऑपरेशन एजेक्स का फाउंडेशन बना। और इसी पॉइंट से शुरू होती है इंटेलिजेंस ऑपरेशन के हिस्ट्री की सबसे कोवर्ट और डेयरिंग ऑपरेशन की, ऑपरेशन एजेक्स, जहां सीआईए ने सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, बल्कि उसने एक सिस्टमैटिकली एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप गिराया। 1952-1953 इस दौरान चल रही इंस्टेबिलिटी को समझना जरूरी है। दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड थी। एक तरफ था यूएस, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। हर कॉन्टिनेंट कोल्ड वॉर का एक बैटलफील्ड बन चुका था। वॉशिंगटन का सबसे बड़ा फियर था कम्युनिज्म। शुरू से ही ईरान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस रखती है। नॉर्थ में सोवियत यूनियन, साउथ में पर्शियन गल्फ और बीच में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स जो खुद ईरान में हैं। पर अगर ईरान सोवियत इन्फ्लुएंस में चला जाता तो अमेरिका को लगता कि मिडिल ईस्ट एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंप्लीटली डिसरप्ट हो गया है और अमेरिका और मिडिल ईस्ट अमेरिका के हाथ से जा चुका है। ब्रिटेन ने इसी फियर का कंप्लीटली फायदा उठाया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने वॉशिंगटन को बार बार कन्विंस किया, ये सोचने पर कि मुसाद्दिक शायद कम्युनिस्ट हो ना हो, लेकिन उसकी एक वीक पार्टी इवेंचुअली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक रास्ता खोल सकती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट को समझना जरूरी है। मुसाद्दिक एक कम्युनिस्ट था या नहीं, ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो एक नेशनलिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट था। लेकिन ईरान में एक पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी जरूर थी, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और इस कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था टुडे ऑर्गेनाइजेशन। सीआईए और ब्रिटेन की MI6 ने आर्ग्यू किया कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी ईरान में तो टुडे पार्टी इसका बेनिफिट उठा सकती है और कंप्लीटली जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है उसको ईरान में बढ़ा सकती है। हालांकि हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं कि ये थ्रेट कितना रियल था और कितना एग्जेजरेटेड, लेकिन उस वक्त वॉशिंगटन में ये नैरेटिव डोमिनेट था। जनवरी 1953 ड्वाइट डी आइसेनहोवर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन से काफी ज्यादा एग्रेसिव थी। अब आइसेनहोवर के रिजाइम के अंडर व्हाइट हाउस कोवर्ट ऑपरेशंस भी अप्रूव करने लगा और उसके लिए कंप्लीटली रेडी भी था। सीआईए और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान प्रिपेयर किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एजेक्स, लेकिन सीआईए डॉक्यूमेंट्स में इसका ऑफिशियल नेम टीपी एजेक्स कहा गया। शायद टीपी से मतलब था टुडे पार्टी। ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, मुसाद्दिक को पावर से हटाना, ईरान के शाह के रूल को वापस लाना और वेस्टर्न इंटरेस्ट को इवेंचुअली सिक्योर करना। कैरमिट रूजवेल्ट, जिसे मिशन की कमांड दी गई,
सीक्रेटली ईरान पहुंचता है। ऑफिशियली वो एक टूरिस्ट या फिर बिजनेसमैन की तरह ईरान की गलियों में घूम रहा था, बट रियलिटी में वो अमेरिका की तरफ से वहां के तख्ता पलट ईरान के तख्ता पलट करने के लिए पहुंचा था। लेकिन सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करना इनफ नहीं था, पब्लिक ओपिनियन भी बदलना उतना ही जरूरी था, क्योंकि इवेंचुअली पब्लिक ही किसी को बना सकती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो। और इसीलिए सीआईए ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लिया। स्टीफन किंजर अपनी एक फेमस बुक ऑल द शास मैन में लिखते हैं कि ऑपरेशन एजेक्स का सबसे पावरफुल वेपन गन्स नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन थी। सीआईए ने ईरानियन न्यूज़पेपर्स को सीक्रेटली फंड करना शुरू कर दिया। कई एडिटर्स और जर्नलिस्ट्स को करप्ट बनाया गया, उन्हें ब्राइब्स दी गई। रोज नए आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे और हेडलाइंस कुछ इस तरह थी: मोसादिक देश को बर्बाद कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, ईरान खतरे की तरफ है, प्राइम मिनिस्टर तानाशाही लाना चाहते हैं। और ऐसे ही रूमर्स इंटेंशनली फैलाए गए, फेक स्टोरीज सर्कुलेट की गई, पॉलिटिकल कार्टून्स पब्लिश हुए, पब्लिक परसेप्शंस को सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट किया गया। और आज हम इसी सिनेरियो और इस तरह के ही कंस्ट्रक्ट को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, परसेप्शन मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन 1953 में दुनिया की इस स्केल की इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन कहीं और नहीं देखी गई। मीडिया के बाद नेक्स्ट टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट था, वो था ईरान की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट को रेडिकलाइज करना और मोसाद्दिक के खिलाफ भड़काना। सीआईए ने कुछ इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक मौलवीज और लोकल पॉलिटिशियंस को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्हें कन्विंस किया कि मोसाद्दिक ट्रेडिशनल ईरानियन सोसाइटी का दुश्मन है और उसके लिए खतरा है। इसी के साथ स्ट्रीट गैंग्स, लोकल स्ट्रॉन्गमैन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को भी सीक्रेटली फाइनेंस करना शुरू कर दिया सीआईए ने। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक कुछ पेड डिमॉन्स्ट्रेटर्स को सड़कों पर उतारा गया ताकि आर्टिफिशियल अनरेस्ट क्रिएट किया जा सके। यानी प्रोटेस्ट सिर्फ स्पॉन्टेनियस नहीं था, कुछ प्रोटेस्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज किए गए। ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था ईरानियन पब्लिक को कन्विंस करना कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है और सिर्फ ईरान का शाह ही और उसका रूल ही स्टेबिलिटी ईरान में ला सकता है। अब ऑपरेशन का सिर्फ फाइनल स्टेज बचा था, क्योंकि जनता मैनिपुलेट हो चुकी थी। और फाइनल स्टेज था ईरान के मोनार्क मोहम्मद शाह पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी, यानी शाह को पावर शिफ्ट करना या उन्हें पावर में लाना। लेकिन समस्या ये थी कि शाह खुद काफी हेजिडेंट थे। उन्हें अपने आप में डर था, अगर तख्ता पलट कामयाब ना हुआ तो उसकी बची कुची राजशाही भी चली जाएगी। कैरमिट रूजवेल्ट ने रिपीटेडली शाह से सीक्रेट मीटिंग्स की, उन्हें कन्विंस किया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा है, और फाइनली शाह मान जाते हैं। शाह ने शाही फरमान साइन किए। पहले फरमान में मुसाद्दिक को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया गया और दूसरे में ईरान में एक जनरल फजलुल्लाह जेहादी को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब लास्ट में सिर्फ एक काम बाकी था, रात के अंधेरे में प्राइम मिनिस्टर मुसाद्दिक को अरेस्ट करना। सीआईए को लग रहा था कि सुबह होने तक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। 15 अगस्त 1953 की रात शाह के ऑर्डर्स के साथ इंपीरियल गार्ड के ऑफिसर्स मोहम्मद मुसाद्दिक के घर पहुंचे। प्लान सिंपल था, मुसाद्दिक को क्वाइटली अरेस्ट करना, लेकिन ऑपरेशन लीक हो चुका था। आज भी ये डिबेटेड है कि इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली किस सोर्स के थ्रू लीक हुई थी, लेकिन मुसाद्दिक को कू की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही सोल्जर उसके घर पहुंचे, सिचुएशन रिवर्स हो गई। मुसाद्दिक के लॉयल सिक्योरिटी फोर्सेस ने कू प्लॉटर्स को ही अरेस्ट कर लिया, यानी कि जो अरेस्ट करने पहुंचे थे वो खुद ही अरेस्ट हो गए। ऑपरेशन कंप्लीटली फेल हो गया। अगली सुबह मुसाद्दिक ने रेडियो पर देश को अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ने तख्ता पलट की कोशिश को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया है। ईरान के कई लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी जीत चुकी है, लेकिन कैरमिट रूजवेल्ट, सीआईए का सीनियर ऑफिसर,
अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। CIA हेडक्वार्टर से कुछ ऑफिशियल्स ने कैरमिट को ईरान छोड़ने की सलाह दी, लेकिन कैरमिट रूजवेल्ट ने ऑर्डर्स को डिनाई किया। उसने डिसाइड किया कि वो एक और कॉन्स्पिरेसी करेगा, और उसका यही डिसीजन हिस्ट्री के डायरेक्शन और ईरान की डेस्टिनी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगले कुछ दिनों में रूजवेल्ट अपना पूरा नेटवर्क दोबारा रीएक्टिवेट करते हैं। CIA फंडेड न्यूज़पेपर्स ने मोसाद्दिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा और तेज कर दिया। र्यूमर्स और भ्रम फैलाए गए। पॉलिटिकल कियोस का एक पूरा नैरेटिव क्रिएट दोबारा किया गया। स्ट्रीट गैंग्स और पेड प्रोटेस्टर्स को तेहरान की सड़कों पर उतारा गया। एंटी मोसाद्दिक रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। इसके जवाब में मोसाद्दिक के सपोर्टर्स भी सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट करने लगे। 19 अगस्त 1953 तेहरान एक बैटलफील्ड बन चुका था। आर्मी के कुछ सीनियर्स ने भी अपनी पूरी लॉयल्टी चेंज कर दी और शाह के सपोर्ट में आ गए। सड़कों पर वॉयलेंट और हिंसक क्लैशेस होने लगे। फायर फाइट शुरू हो गई। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के मुताबिक लगभग 300 लोग इन क्लैशेस में मारे गए। हिंसा और भड़कने लगी और लोगों में एक नेचुरल अनरेस्ट क्रिएट हो गया, और आखिरकार प्रो शाह मिलिट्री यूनिट्स ने मुसाद्दिक रेजिडेंट्स को घेर लिया। हैवी फाइटिंग के बाद उसका घर शेलिंग से डैमेज कर दिया गया और आखिर मुसाद्दिक को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। कुछ समय तक मुसाद्दिक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने लास्ट में सरेंडर कर दिया, और इस तरह ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंप्लीटली गिर चुकी थी और कैरमिट रूजवेल्ट के प्लान के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल तख्ता पलट किया गया, और ऑपरेशन एजेक्स अपने मोटिव्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ शाह, जो पहले तख्ता पलट फेल होने के बाद ईरान को छोड़कर पहले इराक फिर इटली चले गए थे, दूसरे coup की सक्सेस सुनकर वो भी ईरान लौट आए। उनका स्वागत एक नए लीडर के रूप में किया गया, और तो और इवेंचुअली उन्हें एक रूलर के रूप में मान लिया गया। नए प्राइम मिनिस्टर बने जनरल फजलुल्लाह जेहादी। मोहम्मद मोसाद्दिक पर ट्रायल चलाया गया। कोर्ट ने उन्हें प्रिजन सेंटेंस दी। रिलीज होने के बाद उन्हें गांव अहमदाबाद में लाइफ हाउस प्रिजन में रखा गया, और फाइनली 1967 में उनकी वहीं डेथ हो गई। उन्होंने दोबारा कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा भी नहीं लिया। दूसरी तरफ शाह की पावर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगी। अगले 25 सालों तक ईरान पॉलिटिकली और प्रैक्टिकली एक ऑथोरिटेरियन मोनार्की के अंडर एमर्ज हुआ। अमेरिका ने शाह को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड की। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक क्लोजेस्ट और स्ट्रेटेजिक अलाई बन गया, जो कि नेचुरल सा था भी। लेकिन इस स्टेबिलिटी की एक और बड़ी कॉस्ट थी। शाह ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी सावाक को एक्सपेंड किया। सावाक पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, यहाँ तक कि उनकी मर्डर करना जो शाह से सेटिस्फाइड नहीं थे, ऐसे सीरियस एलिगेशंस ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी सावाक पर लगाए गए। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जरूर हुई ईरान में, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम कंटिन्यूअसली कम होती गई। 1953 का तख्ता पलट शॉर्ट टर्म सक्सेसफुल था, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस कंप्लीटली डिफरेंट निकले। ईरान के बहुत से लोगों को लगने लगा कि उनकी डेमोक्रेसी को फॉरेन पावर्स ने डिस्ट्रॉय किया है। एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट धीरे धीरे सोसाइटी में और डीपन होने लगा। 1979 सिर्फ 25 साल बाद एक मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग हुई। लोग सड़कों पर उतरे और शाह की मोनार्की को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस तो नहीं था। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन एकदम तो नहीं आ सकता। इसके पीछे भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी थी। लेकिन इस मूवमेंट को, जिसने शाह की पावर को खत्म किया, इसको लीड किया गया आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई ने, और यहीं से शुरू हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन। नई इस्लामिक रिपब्लिक बनी
और अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट मिडल ईस्टर्न अलाई जो कि था ईरान, अब वो उसका सबसे बड़ा ओरिजिनली ओपोनेंट बन गया। इसी रेवोल्यूशन के दौरान यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस भी हुआ, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन के लिए बंदी बनाकर रखा गया। आज भी ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप अमेरिका के इंटरवेंशन की जब बात करती है, तब 1953 का कू एक डिस्कशन का सेंट्रल रेफरेंस होता है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं, एक कलेक्टिव नेशनल मेमोरी है। कई डेकेड्स तक यूएस अपनी इन्वॉल्वमेंट ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करता था, लेकिन फाइनली 19 अगस्त 2013 को एग्जैक्टली 60 साल बाद सीआईए के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए। इन डॉक्यूमेंट्स में पहली बार ऑफिशियली एडमिट किया गया उस समय मुसादिक गवर्नमेंट के तख्तापलट में अमेरिका का हाथ पाया गया। डॉक्यूमेंट्स ने यह भी रिवील किया कि कैरमिट रूजवेल्ट ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और ऑपरेशन की प्लानिंग ब्रिटिश MI6 और CIA ने मिलकर की। ये एडमिशन दुनिया भर के लिए हिस्टोरियंस के लिए एक मेजर कंफर्मेशन थी